हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल मैथ करेज। लीजिए, आपके सामने हम लेके आ गए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें हम आज बात करेंगे रिलेशंस के एक्सरसाइज नंबर 1 का। ओके, उससे पहले हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे जिससे हम लोग अपने क्वेश्चन को एक्सेलरेट कर सकें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करिए। देखिए, लिखा है लेट टी। मैं केवल आंसर इसका बतला रहा हूँ और क्वेश्चन में पढ़ते जा रहा हूँ। तो कह रहा है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन विथ आर ए रिलेशन इन टी। तो आर जो है वो रिलेशन है इन टी में। ओके, और यहाँ पे टी क्या है? टी गिवन है, टी हमारा सेट ऑफ ट्राइंगल है, सेट ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सेट है। ओके, फिर कहा है तीसरा आर जो है, आर एक रिलेशन है इस तरीके से कि T1, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये दिया हुआ है। और हमको क्या करना है? हमको शो करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, यही हमको प्रूफ करना है। ओके, अब हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं बतला दूं कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक R जो है हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, किस में है? वो T में है। जो हम लोग पढ़े थे R फ्रॉम T A to B वाला कंडीशन पढ़े थे ना कि R कहाँ से A to B तक है। तो ऐसे ही R जो है वो T से T तक है। ये R जो है वो कहाँ से? T से लेके T तक है। समझ में आया? R फ्रॉम T to T है। और ये क्या होता है? R फ्रॉम A to B, मतलब कि जो R है वो सबसेट है T क्रॉस T का। इतना समझ में आ गया? तो R जो है हमारे पास दिया है कि वो सबसेट है T क्रॉस T का। ओके, तो अब हमारे इतना जब समझ में आ गया कि ये चीज़ है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? हमको नेक्स्ट 3 चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा। पहला तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक, एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। अगर हम ये दिखला देते हैं तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो चलिए हम दिखलाना स्टार्ट करते हैं। तो हम कैसे अब दिखलाएंगे? तो देखिए, हम सपोज कर लेंगे या पहले हम रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करने के पहले इसमें कह रहा है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट every triangle T is congruent to itself। हम जानते हैं ये कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल खुद से हमेशा ही कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ, तो मैं तो सिंगल ही ना हूँ, तो मैं कहूँ कि मेरे से कॉन्ग्रुएंट कौन है? तो मेरे से कॉन्ग्रुएंट तो मैं खुद ही हूँ। तो वैसे ही ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल कह रहा है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो वो खुद से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही। तो ये तो कंडीशन पहला प्रूफ हो गया रिफ्लेक्सिव का कि T इज कॉन्ग्रुएंट टू T, T इज कॉन्ग्रुएंट टू T। तो इट मीन्स कि TT जो होगा बिलोंग करेगा R से, फॉर ऑल T बिलोंग्स करेंगे T से। ठीक है, यहाँ पे हम T मान ली है वेरिएबल, आप T की जगह पे T1 मान सकते हैं। इससे ये होगा कि जो यहाँ पे T हमने माना है, जो इसका सेट ऑफ ट्राइंगल, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो T1 ले लीजिए यहाँ पे। ओके, तो इट मीन्स कि फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, T1 बिलोंग्स टू R। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ये किस चीज़ का कंडीशन है? ये हमारा रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन का है। तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव हो गया। ओके, अब हमारा जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव हो गया तो अब हम चलेंगे सिमेट्रिक पे। ओके, तो आइए सिमेट्रिक देखते हैं। तो सपोज कर लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R। एक कोई हमारे पास ऑर्डर पेयर T1, T2 है, वो जो है बिलोंग कर रहा है कोई रिलेशन R से। इतना समझ में आया कि कोई T1 और T2 दो ट्राइंगल हैं, वो किसी रिलेशन जो हम लोग पास दिया है उसमें बिलोंग कर रहे हैं। मतलब कि इम्प्लाई क्या कर रहा है कि T1 जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। यही कह रहा है कि जो T1 है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 को। अगर T1, T2 बिलोंग कर रहा है R से, तो ये कहता है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ये कहाँ से मिला हमको? ये डिफिनेशन से मिला कि अगर T1, T2 बिलोंग कर रहे हैं R से, इसका मतलब ये है कि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक ट्राइंगल ये है, ये एक ट्राइंगल ये है, तो अगर ये किसी भी चीज़ से, चाहे SAS से, चाहे SSS से अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको मान लीजिए T1 मैंने कहा, इसको T2 कहा, तो अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 से, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि T2 कॉन्ग्रुएंट है T1 से। ओके, ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि T2, T1 बिलोंग करेगा R से। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो इसका मतलब ये हुआ डिफिनेशन से भाई कि T2, T1 बिलोंग कर रहा है R से। तो क्या कहा है कि अगर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो हम कह सकते हैं T2, T1 बिलोंग कर रहा है R से। यही कंडीशन है रिलेशन के लिए, इस रिलेशन के लिए कि अगर दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिलेशन में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो ये T2 और T1 कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर T1, T2 बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब ये हुआ T2, T1 बिलोंग कर रहा है R से। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। ये क्या हुआ? सिमेट्रिक रिलेशन। ये तो हमारा हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। हमने सपोज किया था कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, वहाँ तक ठीक है। एक और बस, ये तो सेकंड हो गया प्रूफ ऑफ थर्ड पे हम चल रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो फर्स्ट हमने एजम्पशन कर लिया है कि T1, T2 बिलोंग कर रहा है R से। अब हम सपोज करेंगे लेट T2, T3 बिलोंग कर रहा है R से। तो हमको पता है कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, ओके, एंड T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। इम्प्लाई डेट, यहाँ से हमको इम्प्लाई मिलेगा कि T1 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के। बात समझ में आया कि अगर T2 कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के। अब सपोज के लिए यहाँ पे तीन ट्राइंगल है, ये SAS है, ये T3 है। अगर T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका साइड इसके बराबर और ये साइड तब इसके बराबर होगा, क्योंकि ये वाला जो साइड है इसका इसके बराबर है और इसका ये साइड इसके बराबर है। वैसे ही सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे से बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं T1 कॉन्ग्रुएंट T2 और T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3 इम्प्लाइज दैट T1 कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो हम कह सकते हैं जब ऐसा हो गया तो T1, T3 बिलोंग करेगा R से। तो हम जानते हैं कि अगर T1, T2 बिलोंग कर रहा है R से एंड T2, T3 बिलोंग कर रहा है R से, लिख देते हैं कि अगर T1, T2 बिलोंग कर रहा है R से एंड T2, T3 बिलोंग कर रहा है R से, तो ये इम्प्लाई करेगा कि T1, T3 बिलोंग कर रहा है एंड, एक मिनट यहाँ पे, एंड हमको अगर मिलता है क्या कि T1, T3 बिलोंग कर रहा है R से, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन R है इज ट्रांजिटिव। ओके, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो इसका मतलब जो रिलेशन R है, तो हम लिख सकते हैं हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने प्रूफ कर लिया। तो आप इसका प्रूफ देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2, 3। ओके, तो चलिए हमने एग्जाम्पल फर्स्ट तो कर लिया,
अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल सेकेंड पे। ओके, तो सबसे पहले तो रफ कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब एक्चुअली होता है वो आप लोग को समझ में आया कि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हमारे पास रिलेशन है तो पहले तो उसको रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और दूसरा उसका सिमेट्रिक होना चाहिए और थर्ड नंबर पे आता है कि वो जो होना चाहिए वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो ही हम कह सकते हैं वो रिलेशन जो है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैंने इसको पूरे डिटेल्स में रिलेशन के लेक्चर्स में पूरा पढ़ाया है। अब हमारा चल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि मैंने आपसे कहा भी था कि मैं एनसीईआरटी का सलूशन आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, जो मैं कर रहा हूँ। तो इससे आपको क्या होगा कि आप इससे अपने जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रहा है उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं देख के और समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। हाँ, तो ये एक क्वेश्चन है, दिया है कि एक हमारे पास रिलेशन आर है इन सेट एल। ठीक है, आर जो है रिलेशन है वो सेट ए में एल में है, आर इन सेट एल है। ओके, तो आर एक रिलेशन है वो किस में है, सेट एल में है। इतना बात समझ में आ गया। फिर क्या है, एल क्या है, एल है सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल क्या लिखा है यहाँ पे, लेट बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन, हाँ, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन प्लेन। ये है, बात समझ में आया। जो एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन इन प्लेन है। और यहाँ पे आर को किस तरह से डिफाइन किया गया है वो देखते हैं। तो आर को डिफाइन किया गया है कि हम लोग अब जो पिछले एक फॉर्मेट हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रिलेशन है उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि वो अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर, सेट के फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते रिलेशन को। तो एक और तरीका हमने बताया था आपसे। तो क्या बताया था कि हम लिख सकते हैं कि L1 रिलेटेड टू L2। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ये बोथ इम्प्लाई का साइन होता है, मतलब ये दिखलाता है अगर ये होगा तो इधर वाला भी होगा और ये वाला होगा तो इधर वाला होगा। तो ये दिखला रहा है कि अगर L1 रिलेटेड है L2 से, मतलब ये रिलेशन में है, तो क्या होगा, तो होगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये बात समझ में है कि जो L1 होगा वो परपेंडिकुलर होगा L2 के। तो इतना तुमको बात समझ में आया कि ये हमारा रिलेशन है, उसमें दिया होगा सेट के फॉर्म में। उस सेट के फॉर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और एग्जाम में ऐसे भी लिख के आ सकते हैं। ओके, तो दोनों तरीके से हो गया, एक बुक में दिया है, एक मैंने बता दिया, तो दो तरीका हो गया। तो ओके, जब हमको पता चल गया कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या करें, हमको दिखाना है कि जो आर है, आर रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। ओके, फिर तो सिमेट्रिक है और दूसरा कह रहा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव, ये ना रिफ्लेक्सिव है और नॉर ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, केवल क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ का क्वेश्चन है तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो जब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक हम लाइन मानेंगे L1 और सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को प्रूफ करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो L1 हमने सपोज किया, तो एवरी आइडेंटिकल लाइन L1 इज नॉट परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, नो हमको लिखना चाहिए था यहाँ पे एवरी नाइन, नो आइडेंटिकल लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ओके, कोई भी हमारे पास ऐसा आइडेंटिकल लाइन नहीं है जो कि खुद से परपेंडिकुलर हो। जैसे अगर हम एक लाइन यहाँ पे L1 बनाते हैं तो अगर हम कह दें कि ये लाइन L1 क्या अपने आप से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या चाहिए, ऐसे चाहिए एक लाइन L1 और एक लाइन L2 जो कि 90 डिग्री पे होता है। ऐसा कुछ दिया नहीं है यहाँ पे,
ऐसा हम कह सकते हैं कि L1 पैरेलल है L1 के, ऐसा कंडीशन आ सकता है कि L1 जो है वो पैरेलल है L1 के, तो L1 पैरेलल L1 कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, क्योंकि L1 जो है वो एक ही लाइन है, ठीक है। L1 यहाँ पे एक ही लाइन है। अगर ऐसा होता कि L1 परपेंडिकुलर रहता, ऐसा कुछ होता और ये अलग अलग लाइन होते तो हम कहते कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये सिंगल लाइन है और कह रहे सिंगल लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो सकता है, तो नहीं, सिंगल लाइन कभी भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। तो आप सोचिए कि आपके पास एक लाइन है, आपसे हम कहें कि वो लाइन खुद से परपेंडिकुलर, तो कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहला कंडीशन ही प्रूफ हो गया कि जो L1 L1 है वो नॉट बिलोंग करेगा R से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन तो प्रूफ हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम कहाँ चलेंगे, अब हम चलेंगे सिमेट्रिक पे, ठीक है। सिमेट्रिक है, उसके बाद ट्रांजेक्टिव है, ओके। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो सपोज के लिए L1, L2 बिलोंग कर रहा है R से। इसका क्या मतलब हुआ कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 को। तो अब हम डायग्राम से देखते हैं कि L1 L2 कैसे होंगे। ये लाइन L1 होगा और ये लाइन हमारा L2 होगा, ओके, जो कि परपेंडिकुलर होंगे। तो हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि जो L2 पे L1 परपेंडिकुलर, तो हम तो ऐसे भी तो कुछ कह सकते हैं कि जो L2 है वो परपेंडिकुलर है L1 पे। पहले ऐसे कहा कि जो L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 पे। अब हम कहेंगे कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। जो L2 है, अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो L2 है वो परपेंडिकुलर है L1 पे। ऐसे पहले क्या था कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यही था कि जो L1 है वो L2 पे परपेंडिकुलर है। जो L1 है ये L1 लाइन है, ये L2 पे परपेंडिकुलर है। अब क्या कह रहा है कि अगर हम इसी तरह से देखें, ये L2 ऊपर वाला मेरा लाइन L2 है, तो अगर मैं इसको घुमा दूं तो आपको दिख रहा होगा ये लाइन L2 है, ये लाइन L1 है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो L2 है अब L1 पे परपेंडिकुलर है। देखिए ये L1 है, ये L2 है, इस पर परपेंडिकुलर। तो ये हमको पता चला कि L2 और L1 परपेंडिकुलर है। तो हम कैसे भी लिखें कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, या हम लिखें L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो जब सेम हुआ तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि L2, L1 बिलोंग्स टू R। ये कैसे आया, हमारे पास ये कंडीशन था कि L1 रिलेटेड टू L2 होगा। कब होगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ऐसा होगा तो ये होगा, और ऐसा होगा तो ये होगा। ये हम बताएं कि बोथ इम्प्लाई का साइन है। अगर रेल ऐसे जा रही है तो उधर से भी रेल आ सकती है। इसका मतलब ये है कि मतलब कि अगर ये कंडीशन है तो वो भी कंडीशन होगा, अगर वो कंडीशन है तो ये कंडीशन होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा रहता, अगर सपोज करिए ऐसा सिंबल रहता, तो इसका सिंबल का मतलब होता है कि केवल एक तरफ रेल जा सकती है। मतलब कि अगर ये होता तो ये होता, ठीक है, तो केवल ऐसा ही होता। लेकिन जब ऐसे कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये है तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा, ओके। तो ये इसका मतलब ये होगा। तो इसका मतलब जब L1, L2 बिलोंग कर रहा है R से, और L2, L1 बिलोंग कर रहा है R से, इसका मतलब कि R इज सिमेट्रिक। हमको पता चल गया कि R क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम चलेंगे थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले पे हम चल रहे हैं। अब हमको प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमको अब क्या प्रूफ करना है कि ये जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब हमको नहीं प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब हमको जब ये प्रूफ करना है ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम पहले एक डायग्राम बना के आपको दिखलाएंगे। तो सपोज करिए एक लाइन L1 है, ये एक लाइन L2 है, ठीक है। तो हमने लिखा कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, ओके, हमने ऐसा लिखा। तो अब दूसरा केस में हम लिखते हैं। पहले केस में हमने लिखा कि L1, L2 बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है। तो ये हमको मिला कि L1 परपेंडिकुलर L2 के। अब हम लिखेंगे, एक और है हमारे पास ऑर्डर पे, जो L2 है, L3 बिलोंग कर रहा है R से। तो ये कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ये L3 लाइन होगा कि जो L2 है वो परपेंडिकुलर है L3 पे, L3 पे परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाला लाइन पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L3, ओके। जब L1 पैरेलल है L3 के, इसका मतलब ये हुआ
कि L1 जो है परपेंडिकुलर नहीं है L3 के, L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L3, इट मीन्स L1, L3 नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि जब L1, L2 बिलोंग कर रहे हैं R से और L2, L3 बिलोंग कर रहे हैं R से, अगर L1, L3 नहीं बिलोंग करे R से, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, इसका मतलब यही होता है कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हमारा जो कंडीशन था तीनों प्रूफ करने का हमने प्रूफ कर दिया, और बाय यूजिंग डायग्राम्स की मदद से भी। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 का सल्यूशन था। तो एग्जाम्पल नंबर 2 था इसलिए मैंने इसको समझाने का कोशिश किया। अगर एक्सरसाइज रहता तो मैं इतना नहीं घुसता समझाने के लिए, मैं डायरेक्ट करते जाता, लेकिन ये एग्जाम्पल है तो समझना ज़रूरी है, इसलिए समझाते गए। तो टेक है स्क्रीनशॉट 1 2 3। ओके, तो आप लोग क्लियर हैं? तो अगर क्लियर है तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलें या एक्सरसाइज पे चलें। तो एक सोच रहे हैं हम कि एक और एग्जाम्पल कर लिया जाए, फिर चला जाएगा अपने एक्सरसाइज पे। तो अगर इस तरह चलते हैं तो लेक्चर 1 घंटा से अधिक भी हो सकता है। तो चलिए होने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेक्चर 1 घंटा से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, कंसेप्ट तो पहले मिलना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। तो चलिए हम अपना प्रैक्टिस और कंसेप्ट को लेके 1 घंटे से अधिक चलेंगे। ओके, चलिए हम अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि क्या करें। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल वो देखते हैं। ये एग्जाम्पल जो कराए वो एग्जाम्पल 3 था, सॉरी, जो कराया था एग्जाम्पल 3 था। अब हम एग्जाम्पल 4 कराने जा रहे हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है इसमें, अब इसको आप देख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं। हमको शो करना है कि एक रिलेशन R इन सेट, जो R है इन द सेट 1, 2, 3 है, इसमें है। और हमको दिया हुआ है कि R इक्वल टू सेट ऑफ ऑल 1, 1, 2, 2, 3, 3। हम थोड़ा सा सेट का ऑर्डर चेंज किए हैं, इधर उधर किए हैं, नहीं तो एलिमेंट सबका सेम ही होगा। ओके, 1, 2 और 2, 3 यही है हमारे पास सेट्स, और इसके अंदर यही एलिमेंट है। तो हमको शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा, और नॉर ट्रांजिटिव। यही हमको दिखलाना है इसमें कि ये रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन हमारा ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये दिखलाते हैं कैसे। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, इसके जितने भी आइडेंटिकल पेयर बन रहे हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, मतलब एक जैसे वाले पेयर जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम हो, वो सारे आना चाहिए। जो कि सेट 1 है, सेट ए, मान लीजिए इसको सेट ए मानते हैं, तो 1, 2, 3 है। तो जितने भी 1 है तो 1 के साथ 1 वाला सेट, मतलब 1 के साथ 1 वाला ऑर्डर पेयर, 2 के साथ 2 वाला ऑर्डर पेयर, 3 के साथ 3 वाला ऑर्डर पेयर जरूर आना चाहिए। ओके, तो ये तो आ रहा है। जब ये आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो कंडीशन इतना ही था। उसके बाद जो भी एलिमेंट उससे मतलब नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव में इससे मतलब नहीं होता है कि इसके बाद कोई एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन पूछता है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, तो हम कहते हैं ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये दोनों एलिमेंट आ गए हैं। तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या चाहिए, कि केवल यही वाले एलिमेंट चाहिए, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं हमको चाहिए। तो इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। तो डिफरेंस समझ में आ गया आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन पे। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या कंडीशन है कि अगर 1, 2 है तो हमारा 2, 1 भी R में होना चाहिए, लेकिन ये तो है R में, लेकिन 2, 1 R में नहीं है।
वैसे 2,3 है, 3,2 नहीं है, तो 2,3 है, बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3,2 नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर एक भी ऐसा रहता ना, एक भी कंडीशन ऐसा रहता तो हम कहते हैं सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एक फेल कर देगा तो भी सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर एक ट्रांजेक्टिव का कंडीशन फेल कर दिया तो भी नहीं होगा ट्रांजेक्टिव। तो ये बात समझ में आया कि ये जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम ट्रांजेक्टिव का बात करें कि क्या ये ट्रांजेक्टिव रिलेशन है या नहीं है, तो अगर हम ट्रांजेक्टिव रिलेशन की बात करते हैं कि ये ट्रांजेक्टिव है कि नहीं है, तो हम देखेंगे कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर से। लेकिन हमको ट्रांजेक्टिव के लिए क्या चाहिए? अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं तो 1 3 बिलोंग करना चाहिए आर से, ये होना चाहिए। सपोज कर ली ये नहीं होता, ये मान लीजिए इसमें नहीं होता, तो क्या जरूरी था कि 1 1 1 3 होना जरूरी था और ट्रांजिटिव ये होता कि नहीं? तब सोचिए। एक कंडीशन तो ये है कि बस ये है एलिमेंट, और दूसरा कंडीशन है 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से एंड 2,3 बिलोंग कर रहा है आर से। तो बस एक कंडीशन तो ये है कि इसमें, और एक और लिख लेते हैं, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2,3 बिलोंग कर रहा है आर से और 1,3 बिलोंग कर रहा है आर से। तो हमारे पास 3 केसेस हैं। तो पहला केस आपको दिख रहा होगा कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से और 2 3 नहीं बिलोंग कर रहा है। तो हमारा पहला कंडीशन था ट्रांजेक्टिव में कि अगर 1 2 और 2 3 बिलोंग करे तब हमको 1 3 बिलोंग करना चाहिए आर से ट्रांजेक्टिव के लिए। लेकिन केवल 1 2 बिलोंग कर रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है 1 3 को बिलोंग करने का, क्योंकि इतने से भी ट्रांजेक्टिव का कंडीशन फुलफिल हो जाता है। ट्रांजेक्टिव कहता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड लिखता है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ट्रांजेक्टिव अगर होगा तो इम्प्लाई करेगा कि ए सी भी बिलोंग करेगा आर से। लेकिन अगर बी सी नहीं बिलोंग कर रहा है तो ए सी का कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांजेक्टिव उतने पे भी हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्टिव है, ट्रांजेक्टिव रिलेशन ये है। ओके, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और दूसरा कह रहा है कि 1 2 है बिलोंग कर रहा है आर से, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर से, तो ट्रांजेक्टिव के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 1 3 है वो भी होना चाहिए ट्रांजेक्टिव के लिए, लेकिन ये नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ से कर दें कि ये नॉट ए ट्रांजेक्टिव रिलेशन। हम लिखेंगे कि 1 3 जो है वो नॉट बिलोंग कर रहा है आर से, इसलिए ये क्या है? ये ट्रांजेक्टिव रिलेशन नहीं है। इम्प्लाइड एट नॉट ट्रांजेक्टिव, ये ट्रांजेक्टिव नहीं है, ये ट्रांजेक्टिव रिलेशन नहीं है। तब अब तीसरा वाला हम देखेंगे 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी है, तो ये ट्रांजेक्टिव है। ये हमारा ट्रांजेक्टिव रिलेशन का केस है, ठीक है, जो ट्रांजेक्टिव रिलेशन का केस है। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर ऐसा केस है और 1 3 नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसलिए ये ट्रांजेक्टिव नहीं है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजेक्टिव नहीं है। तो चलिए अब अपने 3 एग्जाम्पल को करने के बाद, अपने गाड़ी को एक्सलेट करने के बाद अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। ओके, तो इतना आपको बात समझ में आया है, तो अब आप एग्जाम्पल के बाद अब एक्सरसाइज को भी आराम से करने लायक हो चुके हैं। ओके, तो अब हम चलेंगे एग्जाम्पल पे, लेकिन मैं एक्सरसाइज पे, लेकिन एक आपसे मैं बात बताना चाहता हूँ। एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ 10th का, कुछ 11th का ऐसे नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, 10th 11th इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो नॉलेज हम देखेंगे कैसे यूज आ रहा है 11th के क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन करना है। तो इसमें कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10। हम बस ऐसे लिखते जाएंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, और हम ऐसे टिक लगाते जाएंगे। हम ए बी सी डी लिखेंगे, पहले 5 है, 1 2 3 4 5, फिर ए बी सी डी ई एफ ई तक है। तो हम लिखेंगे पहला क्यों रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। हम छोटा छोटा बताते जाएंगे, बस इतना ही रहेगा इसमें। तो देखिए, पहला हमको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है ये। तो हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो चलिए, तो हम देखते हैं, कह रहा है कि पहला जो हमारे पास है कि ए सेट है, उसमें 1 2 3 से ले करके 14 तक के एलिमेंट हैं, ठीक है। उसमें 1 2 3 से लेकर 14 तक के एलिमेंट हैं, और हमारे पास एक रिलेशन है आर, उसमें है एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब सपोज के लिए ये हमको दिया है, कह रहा है कि अगर 3x माइनस वाई 0 के बराबर होगा तो ही हम कहेंगे कि जो
एक्स वाई जो है बिलोंग कर रहा है आर से। अगर ये कंडीशन है तो ये हम कहेंगे कि एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है। और हमको कुछ कंडीशन दिया है नहीं, बस इतना ही कंडीशन दिया है। तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव का चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हम एलिमेंट उठाएंगे 2 2 या 3 2 2 या 3 3 या 1 1, ऐसे सब एलिमेंट उठा, किसी एक को उठा लीजिए, आप 1 1 को भी उठा लीजिए। तो अगर x के जगह पे 1 डालते हैं और y के जगह पे 1 डालते हैं तो ये 0 के बराबर नहीं आते। तो हम लिखेंगे बाई पुटिंग 1 इन x एंड y इट इज नॉट इक्वल टू बाई पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 गिवन 3x माइनस वाई इक्वेशन नॉट इक्वल टू 0। हेंस ये जो है हमारा R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ में आया कि R जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सोचिए कि अगर एक्स वाई, अगर हम सपोज कर ले 2,3 अगर बिलोंग कर रहा है R से, तो अब चेक करेंगे क्या 3,2 भी बिलोंग कर रहा है R से। एक एग्जाम्पल लेके भी आप प्रूव कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। लेकिन बेहतरीन कंडीशन वो होता है जब हमको ये प्रूफ करना हो ये रिफ्लेक्सिव है, ये हमको जब प्रूफ करना हो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो हम जनरल केस लेके प्रूफ करेंगे। लेकिन जब हमको ये दिखलाना हो कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, इसमें से क्या है क्या नहीं है, तो हम एग्जाम्पल का भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इज ए बेस्ट वे टू एलिमिनेट द ऑप्शन। तो हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल जो है बेस्ट वे होता है कि एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन। तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो एकदम बेस्ट वे होता है एग्जाम ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। तो हमने देखा कि 2 3 बिलोंग कर रहा है आर से, तो ओके हमारे 2 3 सपोज कर लीजिए 2 3 होगा कि नहीं होगा, हमने देखा भी नहीं। तो रुकिए, तो उसको ऐसा कुछ ऑप्शन रखते हैं जो कि हो जाए वहाँ पे। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे 1 रखते हैं और 3 रखते हैं, तो 1 3 रख लेते हैं। तो 1 3 बिलोंग कर रहा है, तो चेक करेंगे क्या 3 1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1 अगर रखते हैं 3 इंटू 1 माइनस 3 तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 3 इंटू 3 माइनस 1 करते हैं नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ये जो होगा 3,1 जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा आर से। तो हम कहेंगे कि ये जो है सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम आर एस टी लिखेंगे, उसके ऊपर बस क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि ये बताना ही है इसमें कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है, केवल बतलाना है। तो ये हो गया एग्जाम्पल की मदद से बतलाना। तो आप चाहते तो मैं इसको जनरल फॉर्मेट में भी बता सकता था, ठीक है। तो अब जनरल फॉर्मेट में भी देख लीजिए एक बार। तो जनरल फॉर्मेट में देखिए कितना आसानी से होता है कि ये टाइम लेता है, आप लोग डिसाइड करिएगा, क्योंकि मैं दोनों मेथड से बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैंने एग्जाम्पल की मदद से बतला दिया। अब सपोज कर लीजिए कि x1, y1 जो है बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है। और एक है हमारे पास x1, x1 बिलोंग कर रहा है r से। ये हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। हम ये नहीं जानते हैं कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे इसीलिए सर्किल लगाया है। हमको ये पता है इसमें कंफर्म है कि इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें नहीं पता है कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो हम पुट करेंगे x1 x के जगह पे और एक x1 y के जगह पे, 3x1 माइनस x1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2x1 इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब केवल x1 एक ही पॉइंट पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है जब ये 0,0 हो, लेकिन ऐसा तो कुछ इसमें है ही नहीं। तो इसलिए ऐसा इसमें नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगर होता भी है 0 मान लीजिए इसके अंदर इंक्लूड होता है और सबको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो हम बाई जनरल मेथड इसको दिखला दिए कि ये फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू ए, जो x1 है वो बिलोंग कर रहा है, जितने भी x1 हैं वो बिलोंग कर रहे हैं a से। तो हमारा जो ये x1, x1 है वो नहीं बिलोंग कर रहा है r से। ये हम दिखलाए हैं कि x1 इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन हमारा क्या है x1 हमारा a से बिलोंग कर रहा है। x1 जो एलिमेंट है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दे क्या रहा है x1 इक्वल टू 0 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि जितने भी हमारे पास x1 है उसके लिए x1 x1 बिलोंग नहीं कर रहा है R से, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हमने इसको एग्जाम्पल से भी दिखलाया था, लेकिन मैंने इसको जनरल मेथड से दिखला दिया। ओके, अब हम चलेंगे x1, y1। अगर 3x1 माइनस y1 इक्वल टू 0 है, मतलब 3x1 इक्वल टू y1 है, तो हम चेक करते हैं क्या, पहले सपोज कर लेते हैं सपोज कि 3y1 माइनस x1 इक्वल टू 0 होगा। मतलब इसका रिवर्स करके अब चेक करेंगे कि क्या y1 और x1 का वैल्यू चेंज करने पे क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब हमको ये हम मान लेंगे कि y1, x1 बिलोंग कर रहे हैं R से, हम एज्यूम कर लिए। बाद में अगर ऐसे गलत आता है तो हम कह देंगे ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो हम मान लिए, जैसे 10th में हम कंट्राडिक्शन मेथड पढ़े थे, वही हम कर रहे हैं कि हम सपोज कर लिए कि 3y1 माइनस x1 इक्वल टू 0 है, और ये तो पहले से है। तो हम x1 के जगह पे पुट करते हैं इस इक्वेशन को, तो 3y1 इक्वल टू आ गया x1। तो x1 को इसमें पुट करते हैं, तो जब हम x1 को इसमें पुट करेंगे तो 3 इंटू 3y1 माइनस y1 इक्वल टू 0 आया। मतलब 8y1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0। जब y1 0 आया तो इसका मतलब x1 भी हमारे पास 0 आया। तो केवल एक ही कंडीशन ऐसा हो सकता है, जब ये 0, 0 हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब x1 y1 बिलोंग करेगा तो y1 x1 बिलोंग करेगा। केवल 0, 0 पे सेटिस्फाई हो रहा है और किसी पे नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे तो इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक हमारा नहीं है। तो ये हो गया हमारा जनरल मेथड। अब तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि जनरल मेथड में थोड़ा सा समय लग रहा है। हम तब जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हम एग्जाम्पल की मदद से भी एग्जाम में दिखला सकते हैं, या तो अगर ऑप्शन आता है तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके टिक लगा सकते हैं। ओके, तो लेकिन अगर ऐसा आ गया कि आप प्रूफ करके दिखलाइए बाई विदाउट यूजिंग एग्जाम्पल, तो हम किसका मत लेंगे? तो हम इसी का मत लेंगे जो हमने अभी किया मेथड 2। तो बात समझ में, लेकिन हम ट्रांजिटिव को उससे प्रूफ करने जा रहे हैं, किससे? मेथड 2 से। ठीक है, 3x1 माइनस y1 इक्वल टू 0। हम मान लिए कि x1 y1 बिलोंग कर रहा है R से, एंड z1 y1 z1 बिलोंग कर रहा है R से। तो यहाँ पे आया 3y1 माइनस z1 इक्वल टू 0। ओके, अब y1 का यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे, तो 3x1 इंटू 3 माइनस z1 इक्वल टू 0, तो 9x1 इक्वल टू आ गया z1। तो आना क्या चाहिए? तो आना चाहिए था 3x1 इक्वल टू z1 फॉर ट्रांजिटिव, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये तो ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये इसके बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये वाला है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो जो हमने देखा तो इससे ये पता चला कि ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ये तीनों नहीं है। तो ये क्या है? तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये तीनों में से कुछ नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो इतना बात समझ में आया। तो अब हम देखते हैं, ये तो हो गया। तो अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं, ऐसे ही आप एग्जाम्पल से इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का थर्ड पे। ठीक है, अब हम तीसरे पे चलेंगे। ये तो पहला था, अब हम तीसरे पे चलेंगे क्योंकि दूसरा आसान है। आप लोग इसी तरह एग्जाम्पल की मदद से कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे तीसरे पे। लिखा है कि हमारा R जो है इन सेट A है, जो R है वो सेट A में है। तो जब R सेट A में है और हमारे को दिया है कि A जो है हमारा वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दिया है हमको। और दिया है रिलेशन, क्या दिया है कि x रिलेटेड टू y, सेकेंड मेथड रिप्रेजेंटेशन का रिलेशन का, इम्प्लाई बोथ इम्प्लाई डेट, क्या दिया है? y इज डिविजिबल बाई x। अब सपोज कर लीजिए इसमें से कुछ भी उठाएं, हम x एक ऑर्डर पे उठा लेते हैं। फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जितने भी x है 1 हो 2 हो 3 5 6 है, मतलब जितने भी x 1 से लेकर 6 तक है वो x को x रिप्रेजेंट कर रहा है उनको। तो हम ऐसे मान लिए कि ये जो है एक ऑर्डर पेयर है। अब हम चेक करेंगे क्या x इज डिविजिबल बाई x होता है, x इज डिविजिबल बाई x होता है। तो हम देखेंगे हाँ x इज डिविजिबल बाई x होता है, क्योंकि अगर x से x को डिवाइड किया जाए तो 1 आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं x इज डिविजिबल बाई x। तो इसलिए जो x कॉमा x है वो बिलोंग करेगा R से, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव होगा। R हमारा क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया। बात समझ में आया। तो ये हमारा कंडीशन था एक। अब हम चलेंगे दूसरे पे। अगर x कॉमा वाई है, x कॉमा वाई, ठीक है, तो x कॉमा वाई अगर बिलोंग कर रहा है R से, इसका मतलब क्या है कि y बाई एक्स एक हमारे पास इंटीजर आ रहा है z इंटीजर्स। तो अगर ये इंटीजर आ रहा है और इसका रेसिप्रोकल कर दें x बाई वाई कर दें तो ये आएगा 1 बाई जेड, जो कि एक इंटीजर नहीं होगा। जब ये इंटीजर्स नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि x इज नॉट डिविजिबल बाई y, x इज नॉट डिविजिबल बाई y, इसका तो यही मतलब हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, तो क्या हम कह सकते हैं, तो इसका कह सकते हैं कि जो हमारे पास है ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं होता, ऐसे हमने कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है, तो चेक करते हैं। तो x कॉमा वाई हम बिलोंग कर रहे हैं R से, वैसे ही y कॉमा जेड हम बिलोंग कर रहे हैं R से। तो इससे पता चला कि y डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू Z1 आया, एक इंटीजर आया। ओके, तो वैसे ही अगर हम लिखेंगे z बाई वाई, एक हमारा इंटीजर Z2 आया, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं z वाई इंटू एक्स इक्वल टू Z1 इंटू Z2, तो y से y कट गया, z बाई एक्स इक्वल टू Z1 इंटू Z2, जो कि एक z आएगा, मतलब ये कि इंटीजर ही आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स हमेशा ही इंटीजर्स होते हैं। ये 10th का कंसेप्ट है, या से 8th 9th का भी आप कंसेप्ट मान सकते हैं। तो इससे क्या आपको पता चला यहाँ पे 10th का कंसेप्ट या 8th 9th का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो ये नहीं पता रहता तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसलिए पता चला कि z बाई एक्स जो आएगा वो एक इंटीजर आएगा। इसका मतलब कि z जो z है हमारा इज डिविजिबल बाई x, जो z है वो डिविजिबल बाई x है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका यही मतलब हुआ कि x कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है R से। तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R से, वाई जेड बिलोंग कर रहा है R से, और अगर एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रांजिटिव है। ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो ये तो था थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब वैसे ही आप उसको अगर फोर्थ क्वेश्चन आप देखें तो इसको एग्जांपल लेके प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स तो देख ही लीजिए, छोटा सा है लेकिन थोड़ा लंबा पड़ रहा है वीडियो ना, लगभग 1 घंटा से अब ज़्यादा भी पढ़ने लगेगा। तो ठीक है, हम 2 या 3 क्वेश्चन तक कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ले लेंगे इसी एक्सरसाइज को। चलिए ठीक है, जहाँ तक होता है देखते हैं, नहीं तो उसके बाद इसी एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तो चलिए, हमारा फोर्थ हमको कह रहा है कि हमारा R इन सेट Z है। R जो है इन सेट Z है, और Z क्या होता है, वो सारे इंटीजर्स जैसे -1 -2 ऐसे ही 0 1 2 ये इसका सेट है, ठीक है। R यहाँ पे समझ में आ गया, R क्या है, एक रिलेशन है किसमें, सेट Z में। Z क्या है, ये है। तो हमको कहा है कि x रिलेटेड टू y, जो x रिलेटेड टू y है, बोथ इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इंटीजर्स। अब हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि सम ऑफ इंटीजर्स या डिफरेंस ऑफ इंटीजर क्या होता है। तो सम ऑफ इंटीजर्स भी इंटीजर्स होता है, डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स भी इंटीजर्स होता है। इसका मतलब कि अगर हम देखें कि x माइनस वाई क्या आ रहा है, तो इंटीजर्स आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट, जैसे 1 1 2 2 3 3 ऐसे -1 तो -1 करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। 2 -2 करते हैं 0 आता है, 0 - 0 करते हैं 0 आता है। मतलब 0 ये क्या है,
एक इंटीजर्स है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अगर ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a implies that xx बिलोंग्स टू r। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, तो r ये हो गया। अब r का मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव, इससे मत कंफ्यूज होगा रिलेशन से। r क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, r ही लिख देते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया ये। ओके, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर्स हो गया, एक इंटीजर। तो इसका मतलब ये भी तो हो गया वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जेड। मतलब ये अगर सपोज के लिए 2 आता है तो ये -2 आएगा, तो ये वाई माइनस एक्स भी एक इंटीजर सी है, तो इसलिए कह सकते हैं कि वाई एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारा आर से। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक है रिलेशन। ये हम जनरल फॉर्मेट से प्रूव कर रहे हैं। ये मेथड आप एग्जांपल के मेथड से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल में ऐसा अगर आता है कि आप प्रूव करिए, आपको दिख रहा है कि ये होगा, तो इसमें आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल से आप केवल एक को दिखला सकते हैं, सारे को नहीं दिखला सकते हैं। तो हमको सारा दिखलाना है तो मेथड 2 ही का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखेंगे, और थोड़ा बहुत अपने मन से थोड़ा सा इंग्लिश ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिकल टर्म्स बतला रहे हैं और इंग्लिश का उतना यूज नहीं इसमें कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हों, वो भी अपना हिंदी इसको थोड़ा सा ऐड करके इसको कर सकते हैं, ऐसे ही सेम टू सेम। ठीक है, तो अगर हम अब नेक्स्ट चलें अपने ट्रांजिटिव रिलेशन पे, तो क्या हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन में? तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम देखेंगे कि अगर एक्स वाई, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में हम देखेंगे कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से और वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब ये हो गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू जेड वन हो गया, वाई माइनस जेड इक्वल टू जेड टू हो गया। ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर। तो अगर हम इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, तो x माइनस जेड इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू आ गया, मतलब सम ऑफ 2 इंटीजर्स से इंटीजर्स। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस जेड भी एक इंटीजर्स हो गया। तो इसका ये इम्प्लाई करेगा कि जो एक्स जेड होगा वो बिलोंग करेगा आर से। तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से, तो एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आया? ऐसे हम इसको प्रूफ करते हैं मेथड 2 की मदद से। तो अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे ही करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। ओके, चलिए, तो यहाँ तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और दूसरे क्वेश्चन में केवल हम एक कराएंगे और आप दूसरे, तीसरे, चौथा, पांचवा आप खुद करेंगे, क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि एक हमारा टाउन है, ये हमारा सेट ऑफ टाउन है, सेट ऑफ पीपुल्स इन टाउन। एक टाउन है, उसमें सेट ऑफ पीपुल है, ये जो है सेट ऑफ पीपुल्स है किसी टाउन में। ओके, 1 मिनट। तो ये सेट है पीपुल्स का इन ए टाउन। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमसे कहा है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, सेट ऑफ पार्टिकुलर टाइम। अगर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, क्या करें, आर इज अ सेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई। तो गिवन है इस तरीके से कि सेट ऑफ पीपल इन ए टाउन है एट अ सेम टाइम, एट अ पार्टिकुलर टाइम, एट अ पार्टिकुलर टाइम, किसी एक निश्चित समय पे। हो सकता है उस समय बात कहीं और चले जाए, लेकिन उस समय पे तो वहीं पे है। कहता है कि अगर x रिलेटेड टू y है, पहला है इसका a, अगर x रिलेटेड टू y है किस तरीके से, जब x एंड y वर्क ऑन सेम प्लेस, जब x और y सेम प्लेस पे काम करे तो। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि कोई, खुद मैं हूँ, सपोज करिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। अगर मेरे से पूछता है कि तुम यहाँ पे वीडियो में लेक्चर ले रहे हो, तो क्या तुम वीडियो में लेक्चर ले रहे हो, तो हाँ कहूँगा कि हाँ मैं ले रहा हूँ। तो मैं अकेले हूँ तो मैं ही ले रहा हूँ लेक्चर। इसी तरह वो एक, अगर एक्स एलिमेंट है, मान लीजिए एक्स कोई मैन है,
तो एक्स वो वर्क काम एक ऑफिस में वर्क करने जा रहा है, काम करने जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो काम करने जा ही रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स एंड एक्स वर्क ऑन सेम प्लेस, ये हम कह सकते हैं क्योंकि वो अकेले है, वो अकेले काम कर रहा है उसमें, तो इसका मतलब वो काम ही कर रहा है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग कर रहा है r से। जब ऐसा होगा तो ये वाला होगा x रिलेटेड टू y, मतलब x बिलोंग कर रहा है r से, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया है, रिफ्लेक्सिव ये तो हो गया। अब हम देखेंगे अगर x y बिलोंग कर रहे हैं r से, मतलब x एंड y वर्क ऑन सेम प्लेस, अगर वो सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि y एंड x वर्क ऑन सेम प्लेस। इसका मतलब ये भी हुआ कि y और x जो है वो सेम प्लेस में काम कर रहे हैं। ये भी तो कह सकते हैं, मान लीजिए कि राम है और श्याम है, किसी एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो भी एक कार्य है, तो अगर वो हॉस्पिटल में काम कर रहे तो हम ये भी तो कह सकते हैं श्याम और राम दोनों हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, बस उसका ऑर्डर चेंज किया है नाम का, तो सही है यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि y, x बिलोंग कर रहा है r से। अब हम देखते हैं कि अगर अब x y तो कर रहे हैं काम, y z बिलोंग कर रहा है r से, इसका मतलब कि y एंड z वर्क ऑन सेम प्लेस, मतलब y और z किसी सेम प्लेस में कार्य कर रहे हैं। सपोज कि राम श्याम एक जगह पे काम कर रहे हैं, और जो श्याम है उसी फैक्ट्री में उसका एक और दोस्त है घनश्याम, तो घनश्याम के साथ भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि राम श्याम घनश्याम तीनों एक ही फैक्ट्री में या एक ही हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हम ये भी कह सकते हैं कि x एंड z ये भी एक ही वर्क में काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x, z बिलोंग करेगा r से, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो हमको क्या पता चला कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हमको यहाँ से पता चल गया, यहाँ पे सिमेट्रिक है, यहाँ पे ट्रांजिटिव है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, तो तीनों हो गया ये। फिर कहता है कि x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी, दूसरा क्वेश्चन है। अब कहता है कि x y सेम लोकेलिटी में वर्क कर मतलब रहते हैं, तो x अगर सेम है, x है, मैं हूँ खुद, तो एक जगह पे रहता हूँ तो एक ही जगह पे रहता हूँ, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। फिर ये देखिए तो सिमेट्रिक है कि नहीं, तो अगर राम और श्याम एक जगह पे रहते हैं तो श्याम और राम भी एक जगह पे रहेंगे, तो ये हो गया सिमेट्रिक भी हो गया। अगर राम श्याम एक जगह पे रहते हैं और श्याम घनश्याम एक जगह पे रहते हैं, तो राम और घनश्याम भी एक जगह पे रहेंगे, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये हो गया ट्रांजिटिव। फिर कहता है नेक्स्ट है सी कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो अगर मैं अपने को लूँ तो मैं हूँ 5 फीट और 4 इंच सपोज कर लीजिए, या 5.5 इंच, इतना हूँ मैं। तो अगर मैं इतना जब हूँ 5.5 इंच, ओके मेरा एक्चुअली है 5.5 इंच और थोड़ा बहुत सेंटीमीटर है, ओके। तो अगर मेरा इतना हाइट है, तो जब मेरा इतना हाइट है तो मैं कहूँ कि मैं 7 सेंटीमीटर, इससे मैं खुद से 7 सेंटीमीटर बढ़ाऊँ, ऐसा हो सकता है। जब मैं कहूँ कि मेरा जो हाइट है वो 5.5 इंच और कुछ सेंटीमीटर है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो इतना है तो मेरा ही है। अब 7 सेंटीमीटर मैं खुद से कैसे बड़ा हो सकता हूँ, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। अब सिमेट्री की बात करें, सपोज करो मेरे से एक लड़का 2 इंच बड़ा है, 2 इंच बड़ा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उससे 2 इंच बड़ा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। तो यही कह रहे कि अगर x जो है वो 7 सेंटीमीटर y से बड़ा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि y 7 सेंटीमीटर x से बड़ा है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको हम लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। अगर x 7 सेंटीमीटर, देखिए इसको तो बतलाना पड़ेगा थोड़ा सा सॉरी। अगर दिया हुआ है कि अगर x इक्वल टू वाई प्लस 7 है, मतलब x जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो जो x है वो z से कितना सेंटीमीटर बड़ा है? 14 सेंटीमीटर बड़ा है। तो ये ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए था? x इज इक्वल टू जेड प्लस 7, लेकिन इतना नहीं है, इससे 14 सेंटीमीटर बड़ा है।
तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ऐसे ही आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक वाइफ वाला क्वेश्चन है कि अगर x इज ए वाइफ ऑफ y, तो अगर x जो y की वाइफ है तो हम ये कह सकते हैं कि y इज वाइफ ऑफ x, नहीं कह सकते हैं। अगर कोई किसी का हस्बैंड है तो कोई किसी का हस्बैंड ही रहेगा, वाइफ नहीं हो जाएगा। जैसे कहें कि ए जो है एक सीता है, सीता इज वाइफ ऑफ राम, तो अगर हम सीता को राम की पत्नी कहते तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि राम इज वाइफ ऑफ सीता, ऐसा हम नहीं कह सकते, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम ऐसा कहें कि सीता इज ए वाइफ ऑफ सीता, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम लोग तो कंट्री में नहीं हो सकता है कि दो लड़की एक साथ शादी करके हस्बैंड एंड वाइफ बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग के कंट्री में नहीं हो सकता ऐसा। हम अपने हिसाब से देखेंगे तो ये हमको पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि x इज वाइफ ऑफ x, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब हम देखना चाहेंगे ट्रांजिटिव। तो सपोज कर लीजिए कि x इज वाइफ ऑफ y, अगर x मान लीजिए सीता वाइफ है राम की, तो राम किसी का वाइफ तो हो नहीं सकता है, राम तो किसी का वाइफ हो नहीं सकता है, राम वाइफ तो किसी का हो नहीं सकता है, राम इज वाइफ ऑफ घनश्याम, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते हम। तो केवल ये एग्जिस्ट करेगा। जब केवल ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जैसे हम कंडीशन बताए थे हम कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी सी जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये ट्रांजिटिव है, ये कंडीशन पे ट्रांजिटिव है। अगर ये दोनों होता और तीसरा नहीं होता तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन केवल ऊपर वाला है और नीचे वाला नहीं है, ये वाला है ये नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऊपर वाला कंडीशन है उससे हम कह सकते हैं कि हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगी ये रिफ्लेक्सिव मैट्रिक नहीं है लेकिन ये ट्रांजिटिव है। तो वैसे ही एक और लास्ट है कि अगर x इज फादर ऑफ y, अगर x जो है इज फादर ऑफ y, मतलब कि अगर हम मान लें कि राम इज फादर ऑफ श्याम, राम जो है फादर है श्याम का, f दिखा रहा है रिलेशन, राम फादर है श्याम का और श्याम जो है वो फादर है घनश्याम का। जो श्याम है, राम इज फादर ऑफ श्याम और श्याम इज फादर ऑफ घनश्याम। तो हम क्या कह सकते हैं कि राम जो है वो फादर है घनश्याम का, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो क्योंकि ये राम जो है वो ग्रैंड फादर होगा, राम जो होगा वो ग्रैंड फादर होगा, ग्रैंड फादर ऑफ घनश्याम होगा, ना कि फादर होगा। इसलिए ये जो होगा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये अगर हो रहा है तो ये नहीं हो रहा, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। अगर राम फादर है श्याम का, तो हम क्या कह सकते हैं, श्याम फादर है राम का, ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अगर किसी का कोई पिता है तो वो उसका पिता नहीं बन सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ओके, अब आता है सॉरी गलती हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। राम फादर है श्याम का और तो हमको ये नहीं दिखला रहा है कि श्याम जो है वो फादर है राम का, तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं। अब रिफ्लेक्सिव पे, कोई किसी का फादर कैसे हो सकता है? अगर मैं कहूँ कि राम इज फादर ऑफ राम, ये कैसे हो सकता है? कोई किसी का फादर कैसे हो सकता है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राम इज नॉट अ फादर ऑफ राम, क्योंकि वो खुद ही है, तो खुद किसी का पिता कैसे वो बन सकते हैं? इसलिए कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। यहाँ से पता चला कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब ये तीनों नहीं है। तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया? हमने 3 एग्जाम्पल आज डिस्कस किया, 3 एग्जाम्पल, ओके, और 2 हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस किए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।